Hello and welcome. This is again Richa Ojha. I hope you all are safe. As you all know, due to spread of this coronavirus, we are following these methods to reach you and to make teaching learning possible. आज का ये वीडियो फोर्थ सेमेस्टर DLED फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड किया जा रहा है। और जैसा कि टीचिंग ऑफ इंग्लिश से रिलेटेड फॉर्चुनेटली हम लोगों को इतना मौका मिल गया था कि आपके सिलेबस में जो मेंशन्ड है उसका जो कुछ पार्ट हम लोगों ने पहले क्लासरूम में डील कर लिया था। जैसा कि फोर्थ सेमेस्टर के इंग्लिश के सिलेबस में मेंशन्ड है, आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो डील करता है थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के साथ। थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स जो आपका पहला पॉइंट है, उसमें फर्दर जो सब पॉइंट्स है, इट रीड्स डिफरेंट अप्रोचेस एंड मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश। उसमें से है ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चरल अप्रोच कम सिचुएशनल टेक्निक, कम्युनिकेटिव अप्रोच एंड लिसनिंग विथ कॉम्प्रीहेंशंस। जिसमें से हम लोगों ने पहले के जो पॉइंट्स हैं थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स के, हम लोगों ने अप्रोच और मेथड पे थोड़ी सी बात की थी। हमारा और आपका इंटरेक्शन ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड पे भी हो चुका था। हम लोगों ने डायरेक्ट मेथड भी कंप्लीट कर लिया था। और आज जो उसके बाद का पॉइंट है जो कि है स्ट्रक्चरल अप्रोच, आज हम थोड़ा स्ट्रक्चरल अप्रोच पे बातचीत करेंगे। अगर ये एक वीडियो में कंप्लीट नहीं हो पाया तो इसका एक और पार्ट रिकॉर्ड कर दिया जाएगा। स्ट्रक्चरल अप्रोच पे बात करने से पहले हम थोड़ा सा चीज़ों को रिफ़्रेश कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमने पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि लैंग्वेज की स्किल्स कौन कौन सी होती हैं। एक लैंग्वेज को एक्वायर हमने कर लिया है या हम अभी कर रहे हैं या कर चुके हैं, ये हम कैसे जान पाएंगे। इसके लिए 4 स्पेसिफिक स्किल्स होती हैं। उन्हीं को एक लैंग्वेज, किसी फॉरेन लैंग्वेज को जो सिखाने का मेन ऑब्जेक्टिव होता है, इन्हीं 4 स्किल्स को डेवलप करना। उसमें से जो 2 हैं वो रिसेप्टिव स्किल्स हैं, 2 जो हैं वो प्रोडक्टिव स्किल्स होती हैं। रिसेप्टिव स्किल्स हैं आपकी लिसनिंग और रीडिंग, और जो आपकी प्रोडक्टिव स्किल्स हैं वो है राइटिंग और स्पीकिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि रिसेप्टिव स्किल्स मतलब हम कुछ चीज़ें रिसीव कर रहे हैं। प्रोडक्टिव स्किल्स का मतलब हम अपनी तरफ से कुछ नया प्रोड्यूस कर रहे हैं। जब हम किसी का सुनते हैं या हम किसी का पढ़ते हैं, वहाँ पे हम रिसीव कर रहे होते हैं। और जब हम बोलते हैं किसी फॉरेन लैंग्वेज में, व्हेन वी स्पीक दैट फॉरेन लैंग्वेज, इसका मतलब है कि हम अपने साइड से कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं। और अगर उस फॉरेन लैंग्वेज की, या यहाँ पे अगर हम बात करें इंग्लिश लैंग्वेज की, कोई लिपि या कोई स्क्रिप्ट है तो हम उसमें लिख पा रहे हैं, वी आर एबल टू राइट। तो ये जो दोनों स्किल्स हैं वो प्रोडक्टिव स्किल्स हो गई। इसके बाद फिर हमने देखा था ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड, पहला मेथड था ये। और हम लोगों ने इसमें डिस्कस भी किया था कि एक ट्रेडिशनल मेथड था, और जैसा कि इसके नाम से ही बहुत क्लियर है, ग्रामर प्लस ट्रांसलेशन, यानी कि इंग्लिश सिखाने के लिए ये जो मेथड है ये ग्रामर पे और ट्रांसलेशन पे सबसे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। यानी कि हम जब इंग्लिश लैंग्वेज या टीचिंग ऑफ इंग्लिश में किसी मेथड की बात कर रहे हैं, या जो बच्चे हैं जब एज अ टीचर आप क्लासरूम में उनको कोई फॉरेन लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने जाएंगे, तो आप उसमें उनकी मदर टंग का भी यूज़ करेंगे। ट्रांसलेशन यानी कि जब आप उनको कोई नई भाषा सिखाएंगे तो उनके मदर टंग में आप उनको ट्रांसलेट करके बताएंगे। प्लस ग्रामर, यानी इसका जो एम्फेसिस था उस भाषा के व्याकरण को सीखना, अच्छी तरह से ग्रास्प करना और मदर टंग की हेल्प से ट्रांसलेट करके पढ़ाना। ये एक ट्रेडिशनल मेथड था। इसके एक रिएक्शन के रूप में आया डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में ये कहा गया कि चूँकि जो पहला ट्रेडिशनल मेथड है उसका एम्फेसिस बहुत ज़्यादा होता था एक्यूरेसी पे, कि आपको एक्यूरेट होना है। ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम आपका जो सेंटेंस है वो एक्यूरेट होना चाहिए। और कहीं ना कहीं इसमें फ्लुएंसी थोड़ी सी कम हो जाती थी। जो इसका पढ़ाने का मेथड था इसमें ये था कि आप बहुत ज़्यादा एम्फेसाइज करते थे, आप स्ट्रेस करते थे कि आप मोर एक्यूरेट हों। फ्लुएंसी वाली जो चीज़ है इसमें कहीं ना कहीं मिनिमाइज़ हो जाती थी। और इसके अगेंस्ट जो डायरेक्ट मेथड था जिस पे हम लोगों ने बात की थी, फ्लुएंसी और एक्यूरेसी पे भी पहले डिस्कशन हो चुका था कि ये जो मेथड है ये फ्लुएंसी पे ज़्यादा एम्फेसाइज करता है। डायरेक्ट मेथड, जिसको आप नेचुरल मेथड भी कहते हैं, इसको नेचुरल मेथड आप इसलिए कहते हैं कि आप इसमें उनको
उनकी मदर टंग के हेल्प के बिना रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के माध्यम से पढ़ाते हैं। रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस क्या होंगे? मतलब जो चीज़ आप उनको सिखा रहे हैं, आप उसका उनको एक्सपीरियंस देते हैं। अब जैसे हर चीज़ का एक्सपीरियंस तो हम दे नहीं सकते, जैसे कि क्लासरूम में भी डिस्कस हमने किया था कि अगर हम वॉर सिखा रहे हैं, मान लिया हम एप्पल सिखा रहे हैं, तो हम रियल लाइफ एप्पल उनको ला के दिखा देंगे एंड विल से दिस इज़ एप्पल एंड वो सीख जाएंगे, ये सेंटेंस वो सीख जाएंगे। उसके लिए हमको यह एक सेब है कहने की ज़रूरत नहीं है। अगर एप्पल हमने दिखाया और हमने कहा दिस इज़ एन एप्पल, तो वो दिस इज़ एन एप्पल सीख जाएंगे, उसका कॉन्टेक्स्ट समझ जाएंगे। लेकिन अब हम वॉर पढ़ाना चाह रहे हैं, तो वॉर के लिए हम युद्ध तो कराएंगे नहीं, तो उसके लिए हम वहाँ पे टीचिंग एड्स का यूज़ करते हैं। यानी कि हम कोई एक पिक्चर दिखा सकते हैं, कोई एक वीडियो दिखा सकते हैं, या कोई भी ऐसी क्लिप या कार्टून्स के माध्यम से दिखा सकते हैं, एक वॉर की सिचुएशन दिखा सकते हैं और हम उनको वॉर बता सकते हैं। ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन इसलिए था क्योंकि आप ये कहीं ना कहीं दो एक्सट्रीम्स हैं। एक एकदम से आपकी मदर टंग की हेल्प लेके ट्रेडिशनली लैंग्वेज सिखाने की बात कर रहा है, और जो दूसरा है उसने मदर टंग के यूज़ को एकदम से मिनिमाइज़ कर दिया या ना के बराबर कर दिया या नहीं किया। ये रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के थ्रू, डायरेक्ट सेंटेंसेस के थ्रू पढ़ाने की बात करता है। ट्रांसलेशन मेथड में हम मीनिंग्स, वर्ड मीनिंग सीखना, ग्रामर सीखने पे ज़्यादा एम्फेसाइज करते हैं, और जो आपका नेचुरल मेथड या कि जो आपका डायरेक्ट मेथड है उसमें हम मीनिंग्स, वर्ड पावर बढ़ाना और ग्रामर के जो रूल्स हैं उनको ग्रास्प करने से ज़्यादा जो एम्फेसिस हमारा होता है एक्यूरेसी से ज़्यादा हमारा एम्फेसिस होता है फ्लुएंसी पे, कि हम फ्लुएंटली उसको बोल पाएँ। तो कहीं ना कहीं एक नतीजा ये भी निकलता है कि जो ट्रांसलेशन का ग्रामर मेथड है एक्यूरेसी पे ध्यान देता तो है, फ्लुएंसी पे कम ध्यान देता है, और जो आपका डायरेक्ट या नेचुरल मेथड है वो एक्यूरेसी से कहीं ज़्यादा एम्फेसाइज करता है या कहीं ज़्यादा स्ट्रेस करता है फ्लुएंसी पे। और आज हमने जो डिस्कस करने का प्लान किया है वो है स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब आप पहले देख रहे हैं कि अभी तक हमने जो दो चीज़ें पढ़ी वो दोनों मेथड थे। ग्रामर कम ट्रांसलेशन भी मेथड था और जो आपका डायरेक्ट है वो भी मेथड था। अब हम जो नेक्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं वो है स्ट्रक्चरल अप्रोच। अब ये मेथड था, ये अप्रोच था, तो आप सबको शायद याद भी होगा, और नहीं है तो थोड़ा रिफ़्रेश कर लेते हैं कि अप्रोच और मेथड में एक बेसिक डिफरेंस होता है। अप्रोच इज़ ब्रॉडर देन मेथड। अप्रोच में आप कुछ एक एजम्पशंस लेके चलते हैं, और एक अप्रोच में आपके कई मेथड्स आ सकते हैं। जैसा कि एग्जांपल हम हमेशा क्लासरूम से देने की कोशिश करते हैं, और हमने सेकेंड सेमेस्टर की वीडियो में शायद ये एग्जांपल दिया भी था कि अगर आप अजम्पशन लेके चलते हैं कि आपका बिहेवियर क्लासरूम में स्टूडेंट्स के साथ ऑटोक्रिटिक होगा, यानी कि आप ये चाहेंगे कि सिर्फ़ और सिर्फ आप एक्टिव रहें, स्टूडेंट्स पैसिव रहें, या जो क्लासरूम टीचिंग हो, इंटरेक्शन हो, उसमें ज़्यादा जो एम्फेसिस किया जाए आपके रोल में किया जाए, और स्टूडेंट्स को आप एक पैसिव रोल में छोड़ते हैं, वो सिर्फ रिसीव करेंगे। तो आप वहाँ पे कौन सा मेथड यूज़ करें? आपका अप्रोच यहाँ पे ऑटोक्रिटिक हो गया, तो आपका मेथड ऐसा होगा जो कि आपके उस ऑटोक्रिटिक अप्रोच या आपके अजम्पशन को फुलफ़िल करे। तो आप ऐसे ही मेथड्स यूज़ करेंगे जहाँ पे आप ज़्यादा एक्टिव हों और स्टूडेंट्स पैसिव हों। इसमें एक एग्जांपल हो सकता है लेक्चर मेथड का। वहाँ पे आप सिर्फ बोलते जाएं, स्टूडेंट पैसिवली उसको सुनते जाएं। लेकिन अगर आपने अपना अप्रोच, अपना अजम्पशन चेंज कर दिया, अब आप सोच रहे हैं कि नहीं आप डेमोक्रेटिक होकर पढ़ाएंगे। डेमोक्रेसी जहाँ आती है वहाँ पे कि सबको इक्वल पार्टिसिपेशन करने का मौका मिलेगा, तो अब आप वैसे ही मेथड अपनाएंगे। यानी आपका अप्रोच डेमोक्रेटिक हुआ तो आपका मेथड भी वहाँ से निकल के चेंज हो जाएगा। अब आप ऐसे मेथड्स का चुनाव करेंगे जिसमें कि दोनों साइड, यानी कि टीचर और स्टूडेंट्स के साइड टू वे इंटरेक्टिव प्रोसेस आपका ये हो, आपका जो प्रोसेस हो उसमें आपका रोल भी हो और स्टूडेंट्स भी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर सके। तो ये एक बेसिक डिफरेंस होता है अप्रोच का और मेथड का। और आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो एक अपने आप में अप्रोच है। अब स्ट्रक्चरल अप्रोच जो है, अप्रोच आप जान गए। अब स्ट्रक्चर, जैसा कि इसके नाम से ही पहली चीज़ जो हमने क्लास में भी बोला था आपको कि किसी भी चीज़ को पहले ही पहचानने का या उससे पहला जो आपको मीनिंग निकालना होता है उसी वर्ड को स्प्लिट करके या
तोड़ के या निचोड़ के ही आप पहला मीनिंग निकाल लेते हैं, जो कि सबसे बेसिक मीनिंग निकलती है। तो यहाँ पे अप्रोच आप जान गए। दूसरा पार्ट है इसका स्ट्रक्चरल, यानी कि आप इसमें कुछ ऐसे मेथड्स या कुछ ऐसे एजम्पशंस की बात करेंगे, या इसका जो बेसिक एम्फेसिस होगा, या इसका जो मेन इसका जो महत्व होगा, महत्व ना कहें इसको, इसका जो ज़ोर होगा मेन, वो स्ट्रक्चर पे होगा। किसी ना किसी फॉर्म में हम किसी स्ट्रक्चर की बात करेंगे। और चूँकि यहाँ पे हम टीचिंग ऑफ इंग्लिश की बात कर रहे हैं, तो इंग्लिश टीचिंग में कुछ स्ट्रक्चर्स का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता चल गया कि ये एक अप्रोच है। दूसरा, ये इसको इट वॉज फेमस एज अ न्यू अप्रोच। मतलब हमने आपको बोला कि एक ट्रेडिशनल था, जैसे कि जो ग्रामर है वो एक एक्सट्रीम, ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड वो एक एक्सट्रीम है, और डायरेक्ट मेथड दूसरा एक्सट्रीम है। उसके बीच में कई मेथड्स और कई अप्रोचेस आ जाते हैं। तो आपका ये जो अप्रोच है, स्ट्रक्चरल अप्रोच, कई लोग इसको कंफ्यूज करते हैं। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है या इसकी जो विशेषताएं हैं, इसके आधार पे कई लोग इसको डायरेक्ट जो मेथड है उससे भी कंफ्यूज करते हैं। लेकिन जो सबसे पहला अंतर आ जा रहा है वो है मेथड वर्सेस अप्रोच का। जो डायरेक्ट है वो मेथड है और ये स्ट्रक्चरल जो है वो अप्रोच है, ठीक है। इसको हम ऑरल ओरल अप्रोच भी कहते हैं। ऑरल और ओरल, बोलना और सुनना। यहाँ पे ऑरल का मतलब सुनना और ओरल का मतलब बोलने से है। अभी सिर्फ ये कहने वाली चीज़ें हैं, बाकी बात के जब हम पॉइंट्स डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हो जाएंगी। और हाँ, क्योंकि हमने यहाँ पे किसी वाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड का यूज़ नहीं किया, तो ये जो सारे पॉइंट्स हैं आपको या तो पीपीटी के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से या किसी भी माध्यम से आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे अवेल करा दिया जाएगा। जैसा कि हमने बताया कि कुछ लोग इसको डायरेक्ट मेथड से कंफ्यूज करते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट मेथड नहीं है, ये एक अप्रोच है। इसको ऐसा कुछ लोगों का मानना है, और यू कैन ऑल्सो से इट कैन बी कॉल्ड एन इम्प्रूवमेंट ओवर डायरेक्ट मेथड। यानी कि जो डायरेक्ट मेथड है, जो कि एक एक्सट्रीम की बात कर रहा है, उस पर ये कुछ इम्प्रूवमेंट्स के साथ इसका इमरजेंस हुआ। तो इसमें कुछ लोग इसको मेथड भी कहते हैं, लेकिन ये मेथड नहीं है, ये अप्रोच है। क्यों? क्योंकि इसके साथ कई मेथड्स आप यूज़ कर सकते हैं। तो अगर इसकी मीनिंग पे आए तो इसमें जो मेन बेसिस ऑफ टीचिंग है, इंग्लिश टीचिंग का जो मेन आधार होगा क्लासरूम में, वो होगा स्ट्रक्चर और पैटर्न्स ऑफ इंग्लिश। स्ट्रक्चर जैसा कि आप जानते हैं, संरचना। आप एक एग्जांपल लीजिए, मान लीजिए एक वर्ड हमने, 3 वर्ड हमने ले लिया, रोहन इज़ हेयर। इसको हम, हमारे पास 3 वर्ड्स हैं और इसको हम कई तरीके से फ्रेम कर सकते हैं। इसका स्ट्रक्चर कैसे चेंज करके इसका पूरा कॉन्टेक्स्ट हम बदल सकते हैं। जैसे हमने बोला रोहन इज़ हेयर फुल स्टॉप, यानी रोहन यहाँ है। हेयर रोहन इज़, फिर नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, यहाँ रोहन है, उसका कंटेक्स्ट अलग हो गया। फिर इज़ रोहन हेयर क्वेश्चन मार्क, क्या रोहन यहाँ है? अब आप देख रहे हैं, आपके पास 3 वर्ड्स थे, लेकिन आपने उसके स्ट्रक्चर में चेंज किया तो उसका कंटेक्स्ट भी बदल गया। यहाँ पे आपको लग रहा होगा स्ट्रक्चर और सेंटेंस, कि ये जो 3 वर्ड से हमने 3 तरह के सेंटेंसेस बना लिए, लेकिन स्ट्रक्चर और सेंटेंस में एक बेसिक डिफरेंस है। स्ट्रक्चर जो है वो सेंटेंस का भी हो सकता है, फ्रेज़ का भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि किसी भी स्ट्रक्चर की आप जो बात करें वो सेंटेंस का ही हो। अब हमने स्ट्रक्चर इतनी रिपीटेडली यूज़ किया। व्हाट इज़ स्ट्रक्चर, या जिस स्ट्रक्चर या पैटर्न की बात कर रहे हैं सम अप्रोच में, वो है क्या? तो अगर उसकी मीनिंग हम देखें तो स्ट्रक्चर और अ पैटर्न इज़ मेड ऑफ वर्ड्स which are arranged in specific order, therefore it is called structural approach। अब इसको स्ट्रक्चरल अप्रोच क्यों कहते हैं, इससे आपका कहीं ना कहीं क्लियर हो गया होगा कि ये ऐसे कुछ वर्ड से बना होता है विच आर अरेंज्ड इन स्पेसिफिक ऑर्डर। स्ट्रक्चर का मतलब संरचना, अगर उसको हिंदी में कह रहे हैं तो एक स्पेसिफिक ऑर्डर की बात कर रहा है। उसी को हम चेंज करके नए नए सेंटेंसेस या नए नए फ्रेजेस के थ्रू एक फॉरेन लैंग्वेज का एक्विजिशन कराते हैं। आगे देखिए, आगे क्या कहता है, इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीफ
that in the learning of a foreign language, mastery of structure is more important than the acquisition of vocabulary. अब क्या कह रहा है ये कि यह एक ऐसे विश्वास या एक ऐसे बिलीफ पर आधारित है कि एक फॉरेन लैंग्वेज को सीखने में मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर यानी कि जो संरचना है उसमें मास्टरी इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी है किससे? एक्विजिशन ऑफ वोकाबुलरी. अब एक्विजिशन ऑफ वोकाबुलरी, वर्ड पावर बढ़ाना, ये क्या कौन सा कह रहा था? ग्रामर कम ट्रांसलेशन मेथड जो आपका कह रहा था कि आपको वोकाबुलरी पे सबसे ज़्यादा स्ट्रेस करना है. और ये क्या कह रहा है कि एक्विजिशन ऑफ वोकाबुलरी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर. जो वाक्य है उसकी संरचना, वो किस उसके ऑर्डर या उसके स्ट्रक्चर या पैटर्न में मास्टरी हासिल करना. अब चूँकि इस वीडियो में हम लोगों ने पिछली जो क्लासेस हुई थी या जो भी पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे उसको फिर से एक बार रिफ़्रेश किया और स्ट्रक्चर को हमने इंट्रोड्यूस करने की कोशिश की, लेकिन इसको इफ़ेक्टिवली वीडियो के माध्यम से या फिर ग्रास्प करने के लिए ज़रूरी है कि आप इसका एक बार बैकग्राउंड ले लें. तो इस वीडियो में हम यहीं तक इसको छोड़ते हैं इंट्रोड्यूस करके. नेक्स्ट वीडियो में हम इसके पूरे पैटर्न्स, स्ट्रक्चर्स और ये क्लासरूम टीचिंग यानी कि इस अप्रोच से आप क्लासरूम टीचिंग कैसे करते हैं, इस मेथड की मेरिट्स क्या हैं, डीमेरिट्स क्या हैं और सुधार की क्या गुंजाइश है, इन सब चीज़ों पे बात करेंगे. इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर एक बार स्ट्रक्चरल अप्रोच कहीं से भी इंटरनेट के माध्यम से, अगर आपके पास बुक्स अवेलेबल नहीं तो एक बार उसको देखने की या समझने की कोशिश करें. इसके बाद हमारा और आपका जो इंटरेक्शन है वो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा. और इस वीडियो को लेके आपके जो भी डाउट्स हैं या फीडबैक्स हैं या फिर जो भी आपको पूछना है आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ सकते हैं. प्लस आप अपने किसी भी वीडियो के बारे में किसी भी टीचर से जो कि जिनसे वो रिलेटेड है आप इन पर्सन भी बात कर सकते हैं या किसी भी माध्यम से हमसे जुड़ सकते हैं और आपको जो भी डाउट्स हो आप रख सकते हैं. तो इस वीडियो में आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, बाकी की चीज़ें हम नेक्स्ट में देखेंगे. सो थैंक यू, स्टे सेफ.